नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय। डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मगध साम्राज्य जो है वर्तमान का बिहार का जो गंगा का दक्षिणी भाग है, जिसके अंतर्गत पटना, गया, नालदा, नावदा, औरंगाबाद आता है। ये सब मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। दोस्तों इस साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था वो राजगृह और पाटलिपुत्र था मोस्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आपको अगर नहीं पता है 16 महाजनपद कौन से हैं, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था और दोस्तों यही राजनीतिक केंद्र भी बना बाद में। साम्राज्य का केंद्र बिंदु दोस्तों राजगृह और पाटलिपुत्र था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का श्रेय मगध को जाता है। मगध ने धीरे धीरे करके दोस्तों सारे जनपदों को अपने में मिला लिया था, जीत लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश जो है वृहदत्त वंश है। दोस्तों इसमें चार शासक हुए। एक सर्वप्रथम हुआ वृहदत्त, फिर हुआ जारासंघ उसका पुत्र, फिर सहदेव जो जारासंघ का पुत्र था, और अंतिम शासक हुआ रिपुंजय। तो स्टार्ट करते हैं। मगध का पहला राजवंश वृहदत्त था। इसकी स्थापना खुद वृहदत्त ने ही की थी और उसने अपनी राजधानी राजगृह यानी कि गिरिब्रज को बनाया। फिर उसके बाद दोस्तों इसका पुत्र जारासंघ वृहदत्त का पुत्र था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। महाभारत में जारासंघ और भीम के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन मिलता है। जारासंघ की मृत्यु के बाद सहदेव शासक बना। फिर दोस्तों वृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या दोस्तों उसी के मंत्री ने पुलक ने कर दी थी और पुलक ने फिर अपने पुत्र को सिंहासन में बिठाया। पुलक के पुत्र की हत्या भटिया या भाटिया नामक समंत ने की, जिसका पुत्र कौन था? बिंबसार था, और बिंबसार को उन्होंने राजगद्दी पर बिठाया। दोस्तों बिंबसार ने फिर हर्यक वंश की स्थापना करी। तो यहाँ से दूसरे वंश की स्टार्टिंग होती है मगध के साम्राज्य में। हर्यक वंश का दोस्तों टाइम पीरियड जो है 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राजाओं के पुत्र द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता का वध करके शासन किया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंबसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध के हर्यक वंश की स्थापना की। दोस्तों बिंबसार भारत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा को आरंभ किया, और इसी कारण से बिंबसार को शोणीय या शोणिक भी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि मगध शासन काल में शोणिक की उपाधि किसे दी गई, तो बिंबसार को दी गई। और दोस्तों सेना में पहली बार हाथी का इस्तेमाल करने वाला शासक भी बिंबसार था, और प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा भी बिंबसार को माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। महावंश के अनुसार बिंबसार ने 52 वर्षों तक शासन किया, और बिंबसार ने कौशल नरेश, प्रसन्नजीत की बहन कौशला, विशाली के चेटक की पुत्री चेलना तथा पंजाब की राजकुमारी शेम भद्रा या शेम मद्रा से विवाह किया। दोस्तों जो बिंबसार था ना, वह अपनी वैवाहिक नीति के लिए प्रसिद्ध था। उसने वैवाहिक नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार करा और अलग अलग क्षेत्रों में विवाह किए। दोस्तों महाबग्गा में बिंबसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों पहले जो बिंबसार थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। तो बिंबसार बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के अनुयायी रह चुके हैं। बिंबसार ने अंग शासक ब्रह्मदत्त को हराकर उसका राज्य मगध में मिला लिया। बिंबसार ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी राजधानी गिरिब्रज तथा राजगृह को उसने नई राजधानी बनाया। दोस्तों बिंबसार ने महात्मा बुद्ध एवं अवंती राज प्रद्योत की सेवा में राजवैद्य जीविक को भेजा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे कि बिंबसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसे भेजा।
तो राजवैद्य जीविक को भेजा। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का प्रांतपति नियुक्त किया। दोस्तों अंग और चंपा राज्य को जब बिंबिसार ने जीता तो उसने अपने पुत्र को वहाँ का शासक बनाया, यानी कि उपराजा बनाया। लेकिन क्या हुआ, तो बौद्ध साहित्य के अनुसार 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की और स्वयं मगध का शासक बन गया। तो इसलिए दोस्तों आगे अजातशत्रु का पुत्र उसकी हत्या कर देगा, तो ऐसे ही क्रम चलता रहा, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। दोस्तों अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है और दोस्तों 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने उत्तर में वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ से युद्ध किया। दोस्तों अजातशत्रु के टाइम पे 3 विद्रोह हुए थे या संघर्ष हुए थे। पहला वज्जी संघ के साथ संघर्ष, दूसरा कौशल के साथ संघर्ष, तीसरा मल्ल के साथ संघर्ष। तो इन सब में जो वज्जी संघर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसमें क्या इसने 2 नवीन युद्ध शास्त्रों का प्रयोग किया था। रथ मूसल और महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाली मशीन का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि अजातशत्रु द्वारा कौन से नवीन युद्ध शास्त्रों का प्रयोग किया गया, तो रथ मूसल और महाशिला कंटक। दोस्तों अजातशत्रु जो था जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म में को अपना लिया था। तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुई थी, शासन काल में हुई थी, जो कि राजगृह गिरिब्रज में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगति अक्सर पूछा जाता है कब हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी। तो दोस्तों ये अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। फिर अजातशत्रु के मंत्री का नाम वरस्कर था। वरस्कार दोस्तों इसी की मदद से अजातशत्रु ने जो विद्रोह हुए थे, जो संघर्ष हुए थे, उन पर विजय पाई थी। ठीक है। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। बहुत बार पूछा जाता है अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुणिक था। यह कुणिक किसका उपनाम था, अजातशत्रु का नाम था। फिर आता है अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में उसने बौद्ध, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वह पहले जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और दोस्तों अजातशत्रु के समय पर ही बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति जो कि मैंने आपको बताया, वो भी अजातशत्रु के टाइम पर ही हुई थी। दोस्तों अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और फिर क्या होता है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा हो जाती है 462 ईसा पूर्व में। दोस्तों पुराणों के अनुसार तो प्राचीन पुराणों के अनुसार दशक को माना गया अजातशत्रु का उत्तराधिकारी, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन को माना गया है। उदयन दोस्तों 461 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, जिसने 16 वर्षों तक मगध पर राज किया। दोस्तों उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसी को मगध की राजधानी बनाया। तो पहली बार जो कि उदयन के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। फिर दोस्तों उदयन जैन धर्म को मानता था। हर्यक वंश का दोस्तों अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक को माना जाता है। नागदशक की हत्या दोस्तों काशी के राजपाल शिशुनाग द्वारा कर दी गई और साथ ही उसने शिशुनाग वंश की मगध पर स्थापना की। दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने उसका वध करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने दोस्तों पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने दोस्तों अवंती पर विजय प्राप्त कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती के साथ साथ कौशाम्बी, वत्स आदि पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। 396 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा बना। कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक दोस्तों नंदीवर्धन था और शिशुनाग वंश के पतन के पश्चात मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था। नंद राजा ने वैशाली के समीप स्थित मिथिला राज्य को भी मगध का अंग बना लिया था। ठीक है,
दोस्तों महापद्मानंद की एक उपाधि थी, उसे एक राट कहा जाता था। और महापद्मानंद यानी कि उग्रसेन को प्राचीन भारत का प्रथम शूद्र सम्राट कहा जाता है। महापद्मानंद को प्रथम शूद्र सम्राट कहा जाता है। मैसूर के अनेक अभिलेखों से पता ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के अनेक भागों पर नंद शासक का अधिकार था। नंद वंश ने 322 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण धनानंद के शासनकाल में ही हुआ। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंशी चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मगध पे एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों हर्यक वंश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे आपके साथ मौर्य साम्राज्य। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।